एक समय की बात है। परीलोक में 4 परी सहेलियां रहा करती थीं। मीरा परी, पाखी परी, प्रीति परी और स्वीटी परी। वो चारों आपस में बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। वो साथ में बहुत ही खुश रहा करती थीं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुख भी था। देखो, ये सारी अमीर परियां इतने बड़े स्कूल में जाती हैं, इतने बड़े बड़े जादू सीखती हैं, और हम यहाँ पूरा दिन बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। हाँ, काश हम भी इनके साथ इतने बड़े स्कूल में जा सकते और बड़े बड़े जादू सीख सकते। पर इतने बड़े स्कूल में बहुत शक्तिशाली और जादुई परी टीचर है और उनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। और हाँ, एडमिशन कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। हाँ, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे माता पिता ने हमें कोई बड़ा जादू सिखाया है। हम परियां तो हैं, लेकिन हमें केवल छोटे मोटे जादू ही आते हैं। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा ऐसे छोटे मोटे जादू तक ही सिमट कर रह जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। सभी परियां सोच में पड़ जाती हैं। तभी प्रीति परी कहती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम इन अमीर परियों के साथ इस बड़े से स्कूल में जा सकते हैं। कैसा उपाय? हम चारों परियों के पास अपने अपने घर हैं। अगर हम इन चारों में से 3 घर बेच दें और हम चारों मिलकर एक ही घर में रहें, तो हम उन पैसों से इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। और फिर जब हमें अच्छा जादू आ जाएगा तो ये सब तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। अरे वाह प्रीति परी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद स्वीटी परी, मीरा परी और पाखी परी अपना अपना घर बेच देती हैं और सभी प्रीति परी के घर में रहने लगती हैं और उन पैसों से अपना एडमिशन उस बड़े से स्कूल में करवा लेती हैं। वहाँ की अमीर परियां चारों परियों का बहुत मजाक बनाती हैं। उसी स्कूल में वंदना परी नाम की एक टीचर पढ़ाती थी, जो कि बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उसे हर काम समय पर चाहिए होता था। उसे किसी भी काम में कोई भी कमी देखना पसंद नहीं था। इसलिए सभी परियां वंदना टीचर से डरती थी और ये बात धीरे धीरे उन चारों परियों को भी पता चल जाती है। प्रीति परी दिल से जादू सीखना चाहती थी, इसलिए वो हर टीचर की क्लास में मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी और हर मंत्र को अच्छे से याद किया करती थी। जबकि बाकी तीनों परियां अमीर परियों के कपड़े, उनके रहन सहन और उनकी चीजों पर ही अपना ध्यान रखती थी। फिर एक दिन वंदना टीचर क्लास में आती है और सभी परियों से कहती है, परियों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा जादू सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को क्लास से बाहर आना होगा। और हाँ, जो मैं जादू आपको सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको केवल एक ही बार बताऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार कोई चीज दोहराने की आदत नहीं है। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को एक जगह लाती है, जहाँ पर 4 नदियाँ एक साथ बह रही थीं। देखो परियों, यहाँ 4 नदियाँ बह रही हैं। मैं जो मंत्र तुम्हें बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का सही उच्चारण करने से ये चारों नदियाँ एक हो जाएंगी और बादलों में पहुँच जाएंगी। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को वो मंत्र बताती है, जिसके बाद एक एक करके सभी परियां मंत्र को दोहराकर उन चारों नदियों को एक करके बादलों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पर कोई भी परी उन चारों नदियों को एक नहीं कर पाती, बल्कि उनके गलत मंत्रों के उच्चारण की वजह से कभी बारिश तो कभी तूफान तो कभी कुछ और हो रहा था। इसके बाद जब प्रीति परी की बारी आती है तो वो वंदना परी के बताए मंत्र को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ती है, जिससे चारों नदियाँ एक हो जाती हैं और वो बादलों में पहुँच जाती है। ये देखकर वंदना टीचर बहुत ही खुश होती है।
शाबाश प्रीति परी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम क्लास में भी बहुत अच्छा करती हो और यहाँ भी तुमने बहुत अच्छा किया है। सभी परियों को प्रीति परी से सीख लेनी चाहिए। प्रीति परी का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता था, इसलिए वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी, जिस कारण उसे हर टीचर की शाबाशी मिलती थी। पर ये सब प्रीति परी की सहेलियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देख रही हो तुम सब, आजकल प्रीति परी को कितनी वाहवाही मिलने लगी है। जब देखो टीचर इसकी तारीफ करते रहती है और सारी परियां पढ़ाई के टिप्स लेने के लिए इसके आगे पीछे ही भागती रहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो ये हमारे साथ खेलने भी नहीं आती। लगता है वाहवाही मिलते ही हमें भूल गई है। और क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमसे भी बड़ी और शक्तिशाली परी बन जाएगी। उसके बाद तो ये हमें पूछेगी भी नहीं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं तो कहती हूँ हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसकी क्लास में बनी छवि खराब हो जाए। मैंने सुना है कि वंदना टीचर ने प्रीति परी को हमारे परिलोक से कुछ दूरी पर बने एक स्कूल में छोटी परियों की क्लास लेने के लिए कहा है। अगर हम प्रीति परी को वहाँ जाने से रोक ले तो मजा ही आ जाएगा। बाकी वंदना टीचर का गुस्सा तो हर किसी को पता ही है। पाखी परी का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्रीति परी जैसे ही अपने स्कूल से निकलकर उन छोटी परियों के स्कूल में जा रही होती है कि तभी तीनों सहेलियां उसके सामने आ जाती हैं। क्या बात है प्रीति परी, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा ही बिजी रहती हो। हमसे बात करने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी बात नहीं है स्वीटी परी, वो परीक्षा आने वाली है ना, और काफी पढ़ाई भी बाकी है, इसलिए पढ़ाई तो होती रहेगी। आओ तुम हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं, मुझे अभी काम है और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये खेल छोड़कर थोड़ी पढ़ाई कर लो, नहीं तो इस बार की परीक्षा में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उन छोटी परियों के स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हो। जहाँ से तुम जा रही हो वो बहुत लंबा रास्ता है। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ, तुम वहाँ से चली जाओ। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद प्रीति परी पाखी परी के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है, पर वो रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक भूल भुलैया होता है। वहीं घूमते घूमते प्रीति परी को रात हो जाती है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से निकलती है। अगले दिन जैसे ही वो क्लास में जाती है तो वंदना टीचर उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रीति परी, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। आज तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुम मेरी क्लास में 20 दिनों तक नहीं आओगी। ऐसा मत कीजिए टीचर, अगर मैं आपकी क्लास में पूरे 20 दिनों तक नहीं आऊंगी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, और अब तो परीक्षा भी आने वाली है। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अब जाओ, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं, परंतु प्रीति परी के अंदर पढ़ने का जज्बा था, इसलिए वो वंदना टीचर की क्लास के बाहर खड़ी होकर उनकी क्लास लेने लगती है। फिर एक दिन उनके स्कूल में रानी परी आती हैं। परियो, आज हमारे स्कूल में रानी परी आई है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहती है, इसलिए तुम सब मेरे साथ बाहर चलो। वो तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लेंगी। और हाँ प्रीति परी, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति परी ये सुनकर उदास हो जाती है। इसके बाद सभी परियां रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी सभी परियों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी चुनौती सबके सामने रखती है, पर एक एक करके सभी परियां उसमें फेल हो जाती हैं।
ये क्या वंदना परी, क्या तुम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती हो? ये सभी मेरी परीक्षा में फेल हो गए। क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरी चुनौती को पार कर सके? अगर एक भी परी ऐसी है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई को मान जाऊंगी। रानी परी की ये बात सुनने के बाद प्रीति परी वहाँ पर आ जाती है। रानी परी, वंदना टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं मान जाऊंगी कि ये अच्छा पढ़ाती है। तुम्हें इस घने पेड़ को वापस से बीच में बदलना होगा और इस नदी का बहाव कुछ मिनटों के लिए रोकना होगा। प्रीति परी को वंदना टीचर के बताए हुए सारे मंत्र अच्छे से याद थे, इसलिए वो ये सब करने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर रानी परी काफी खुश हो जाती है। क्या बात है, इतनी कठिन चुनौती तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी थी, पर अब जब तुमने ये चुनौती पार कर ली है तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वंदना परी, आपकी ये स्टूडेंट आगे जाकर परीलोक का नाम रोशन करेगी। मुझे आपकी शिक्षा पर बहुत गर्व है। ये सुनकर वंदना टीचर बहुत खुश हो जाती है और उसे भी प्रीति परी पर गर्व होता है, परंतु ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां जलकर राख हो जाती हैं। फिर एक दिन वो तीनों प्रीति परी की बुराई करते हुए जंगल से गुजर रही होती हैं। तभी उन तीनों के सामने दो बड़े बड़े शेर आ जाते हैं। वंदना परी ने उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मंत्र बताए थे, पर उनका कभी क्लास में ध्यान ही नहीं रहता था, इसलिए वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो दोनों शेर उन तीनों को घेर लेते हैं। लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। काश हमने क्लास में ध्यान दिया होता तो शायद ये दिन हमें देखना ना पड़ता। उसके बाद जैसे ही वो दोनों शेर उन तीनों पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रीति परी आ जाती है और अपने मंत्रों का उच्चारण करके उन दोनों शेरों को वहाँ से भगा देती है। इसमें वो भी थोड़ी घायल हो जाती है, परंतु वो अपनी तीनों सहेलियों को बचा लेती है। ये सब देखकर प्रीति परी की तीनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति परी को गले से लगा लेती है। हमें माफ कर दो प्रीति परी, हमारी वजह से तुमने कितना कुछ सहा, जबकि तुम हमेशा हमारा भला ही चाहती थी। हाँ, हम सहेलियां होते हुए भी तुम्हें हमेशा अलग रखती थी, लेकिन तुमने हमें कभी अलग नहीं माना। हमें माफ कर दो प्रीति परी। मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं थी, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद हम चारों एक साथ एक ऊंचे मुकाम पर होंगे। उस दिन की घटना के बाद से वो तीनों परियां भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती हैं और प्रीति परी भी इसमें अपनी सहेलियों की मदद करने लगती है और वो चारों आगे जाकर बहुत शक्तिशाली परियां बनी। ये कहानी हाजीपुर नाम के गांव में रवीना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। रवीना के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। तब से रवीना अपनी दादी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी दादी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पोती रवीना के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। रवीना गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम रूबी था, वो भी उसी स्कूल में पढ़ा करती थी। रूबी गांव के अच्छे परिवार में से एक सेठ की बेटी थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। इस वजह से वो रवीना को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। रूबी ना तो रवीना से कभी बात करती और ना ही घर आने के बाद पड़ोस के सभी बच्चों के साथ उसे खिलाती। उसकी इस आदत की वजह से रवीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान रूबी के खेतों से ही आता था।
इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी और चुपचाप रूबी की सारी बातों को सुनकर बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन जब उससे सहा नहीं जाता तो वो अपनी दादी से जाकर कहती है, दादी, रूबी मुझे बहुत परेशान करती है। सुबह स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद भी वो पड़ोस के सभी बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे ना तो खुद खिलाती है और ना उन बच्चों को मेरे साथ खेलने देती है। अब आप ही बताइए ना दादी, मैं क्या करूं? बेटी, तुम तो जानती ही हो, हमारा अपना कोई खेत तो है नहीं जिसमें खेती करके हम अपने घर का गुजारा चला पाए। इसलिए मुझे रूबी के पिताजी के खेतों में काम करके ही अपने घर का राशन पानी इकट्ठा करना होता है। ऐसे में अगर तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद रूबी की बातों की वजह से कभी भी मैं गुस्सा ना करूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। दादी की इस तरह की बातें सुनकर रवीना अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो रूबी से कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दिन जब रूबी की माँ उसके लिए मैगी बनाती है तो रूबी मैगी को प्लेट में डालकर बाहर बैठकर खाने लगती है और रवीना को खाते खाते चिढ़ाते हुए कहती है, देख रवीना, आज मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है। क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है इतनी स्वादिष्ट मैगी खाने की? तुम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी खा लो, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से ही मिल पाती है। और मैगी भी तो हमारे खेत में नहीं उगती, जो मैं अपने पिताजी से कहकर तुझ जैसी गरीब के घर भी भिजवा दूं और तू भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा सके। होगी तुम्हारी मैगी स्वादिष्ट, पर मुझे नहीं खानी और ना ही मैं तेरी जितनी लालची हूँ कि कोई चीज खाऊं और दूसरों को दिखा दिखा करके खाऊं। तो तू अपनी मैगी अपने पास ही रख और तू ही खा। रवीना रूबी को ये सब तो बोल देती है, लेकिन उस मैगी की खुशबू और उसका स्वादिष्ट रंग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, आज रूबी की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई है और वो मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर खा रही थी। उसकी मैगी देखकर मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी ताकि मैं भी बाजार से मैगी लाकर बनाकर उसे खा सकूं? बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है बेटा। अपनी दादी की ये बातें सुनकर रवीना बहुत उदास हो जाती है और वो दादी से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। गुस्से की वजह से रवीना चलते चलते घर से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते कब जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उसे होश आता है तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, आपको ये सब मेरे साथ क्यों करना था? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीनकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपनी पसंद की सारी चीजें खाते हैं और पीते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आज रूबी को मैगी खाते देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी मैगी बनाकर खा पाती, लेकिन ना तो मेरी दादी के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे मैगी लाकर दे सके और ना ही मेरे माता पिता हैं जो मेरी इस इच्छा को पूरा कर पाए। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। रवीना को रोता हुआ देखकर उस पेड़ में से एक परी प्रकट होती है और वो रवीना से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिन माँ बाप की बच्ची हो और तुम्हें मैगी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती रहती हूँ ताकि उन्हें कभी उनके माता पिता की याद में रोना न पड़े और उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा बताऊंगी जिसमें काफी सारी मैगी तुम्हें अपने लिए मिल जाएंगी।
साथ ही तुम अपने अलावा और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद भी कर पाओगी और ऐसे तुम अपनी इच्छा पूरी भी कर लोगी और दूसरे गरीबों की भी इच्छा पूरी कर पाओगी। इतना कहकर परी रवीना को जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल के अंदर से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होता है। परी के रास्ता बताने के बाद रवीना परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे उस जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जादुई मैगी की गुफा की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और उनकी मैगी खाने की इच्छा भी पूरी कर पाऊंगी। रवीना के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रवीना उस जादुई मैगी की गुफा की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उस जादुई मैगी की गुफा में चारों तरफ मैगी के ढेर सारे पैकेट लटक रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनमें से काफी सारे मैगी के पैकेट अपने साथ ले आती है। फिर वो मैगी बनाकर खा लेती है और अपनी मैगी खाने की इच्छा को पूरा कर पाती है। उसके बाद वो एक मैगी की दुकान भी खोल लेती है, जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में मैगी बनाकर उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार से वो अपने साथ साथ और भी गरीब और अनाथ बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।